हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी तैयारी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचसीएससी एडवर्टीजमेंट 51 की परीक्षाएं हैं, उस पर आपका जीएस का पोर्शन कवर कराता है और साथ में एजुकेशन विषय। ठीक है, तो ये तैयारी आपकी यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड पूरी करवाई जाएगी और इसी के साथ साथ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कराई जाती है। तो आप अपनी तैयारी के लिए यहाँ पर जुड़ सकते हैं। एजुकेशन विषय आपका कंप्लीट करवाया जाएगा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट करंट अफेयर 2025, मतलब जनवरी फरवरी मार्च के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो आज की वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको लगभग 20 क्वेश्चन, 20 से ज़्यादा ही 20+ करवाए जाएंगे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, अप्रैल में आपकी परीक्षा होनी है तो मतलब इतना करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑफिशियल डिजिटल एक्सचेंज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? आधिकारिक डिजिटल विनिमय समझौता। ठीक है, ODEA, ऑफिशियल डिजिटल एक्सचेंज एग्रीमेंट, यहाँ पर ODEA इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। तो ये जो समझौता था भारत ने जापान के साथ किया है। ठीक है, तो हाल ही में जापान के साथ इन्होंने समझौता किया है डिजिटल तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच डिजिटल व्यापार और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, तो जापान के साथ किया है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे 2025 का थीम क्या होगा? तो ये जो थीम है इसको याद कर लीजिए, जल और जलवायु परिवर्तन। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च। ठीक है, और ये हो गई 2025 की थीम, जल और जलवायु परिवर्तन। अगर आपसे पूछा जाए 2024 की थीम क्या थी, तो 2024 में देखिए, 2024 में 31वां जल दिवस मनाया गया था और ये थी आपकी, इसकी जो थीम थी वाटर फॉर पीस। ठीक है, ये आपकी वाटर फॉर पीस था, शांति के लिए जल। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आपको 2025 की भी पता हो गई और 2024 की भी पता हो गई, वाटर फॉर पीस, है ना। उसके बाद देखिए और भी दिवस कौन कौन से होते हैं। तो ये तो 22 मार्च का हो गया। उसके बाद 22 अप्रैल, ये कौन सा है? ये है आपका अर्थ डे, है ना, पृथ्वी दिवस। ये होता है आपका अर्थ डे। ठीक है, और उसके बाद होता है 22 मई, यहाँ पर 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, है ना। तो ये हो जाता है विश्व जैव विविधता ये दिवस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये लाइन से है 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ये पहला नंबर, पहला, फिर है ये आपका दूसरा और ये है तीसरा। ठीक, तो वाटर फॉर पीस, और इसको ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, और इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्रोतों पर पड़ने वाले प्रभाव और पानी की बढ़ती कमी पर जागरूकता फैलाना। ठीक है, फालतू पानी को वेस्ट ना किया जाए। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक निषेध नीति लागू की है? तो ये लागू की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या है? तो ये देखिए यहाँ पर 1 जुलाई 2022, ये 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक का जो सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, जो स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री, इन पर मतलब रिस्ट्रिक्शन, इसको 1 जुलाई 2022 को यहाँ पर इसको लागू किया गया था कि जितना भी सिंगल यूज वाले जो प्लास्टिक हैं इनका ना निर्माण किया जाएगा और ना आयात, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ नहीं किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक से मतलब क्या है? जिन्हें एक बार यूज किया जाता है और फेंक दिया जाता है। जैसे कि आपकी जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, बीच में बंद भी हो गई थी कि कोई भी प्लास्टिक कैरी बैग नहीं लाएगा, अपने घर से थैले लेके आइए कपड़े वाले। ठीक है, और प्लास्टिक की थैलियां हो गई, स्ट्रॉ हो गए, कॉफ़ी बैग हो गए, पानी की बोतलें, तो ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, एक बार यूज़ करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, तो ये पॉल्यूशन बढ़ाती हैं। तो यही हो जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक निषेध नीति। इसको रोकने के लिए यहाँ पर ये लागू किया है महाराष्ट्र ने। इसमें जो राज्य है ना महाराष्ट्र, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, ये कदम पर्यावरण को बचाने और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि ये क्या होता है, डिसॉल्व भी नहीं होता है, तो ये एटमॉस्फेयर में जो है ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2025 के स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये देखिए पुणे को मिला है ना। तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2025 ये पुणे को मिला है। इस पुरस्कार में शहर की स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरणीय उपायों और नागरिक सेवाओं में सुधार को मान्यता दी गई है। इस आधार पे इसको जो है पहला स्थान मिला है स्मार्ट सिटी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है? तो ये फ्रांस के साथ, यहाँ पर भारत और फ्रांस ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। ये सहयोग दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच डेटा साझा करने और अंतरिक्ष मिशन को संयुक्त रूप से अंजाम देने पर केंद्रित होगा। क्योंकि आप में जो करंट अफेयर की जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो टेक्नोलॉजी से भी बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार देख लेने पर भी आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा। किस भारतीय राज्य ने लिंगानुपात नीति, सेक्स रेशियो जो यहाँ पर पॉलिसी है 2025 की घोषणा की है? तो ये राजस्थान ने की है और इसका उद्देश्य राज्य में लिंगानुपात को सुधारने और महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो मेल फीमेल का रेशियो है इसको बढ़ाने, मतलब इसको सही करने के लिए ये नीति महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये राजस्थान ने यहाँ पर लिंगानुपात नीति 2025 की घोषणा की है। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है? धर्म गार्जियन क्या है? ये एक वार्षिक अभ्यास है, ठीक है। ये जो अभ्यास है ये वार्षिक अभ्यास होता है। इसके तहत शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण के माध्यम से सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये जापान के साथ अभी यहाँ पर आयोजन कर रहा है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, ठीक है। और ये इसका 6वां संस्करण है। तो जापान के पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में शुरू हुआ था और मतलब यहाँ पर 9 मार्च तक ये जारी रहने वाला अभ्यास दोनों देशों के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों को दर्शाता है। तो रक्षा से संबंधित ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, आप देखो जापान यहाँ पर किन किन चीज़ों में है, कितना इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने, अगला जो क्वेश्चन है 8वें नंबर का, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो ये 2 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो समझ में आया कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कौन है? वी अनंत नागेश्वरन, ये इनका नाम है। और ये 2027 31 मार्च 2027 तक ये जारी रहेगा, ठीक है। तो ये जो अभी आदेश है 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। तो इस तरह से आपके पर्सनैलिटी में सवाल बनते हैं, वहां से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे, आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं या इंपॉर्टेंट है या मेहनत की गई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक किया करिए। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। इधर करीब 1 हफ्ते से मैंने वीडियो नहीं दी, तो हाँ कुछ थोड़ी व्यस्तता थी, इस वजह से नहीं दे पाई, लेकिन आपको अब मैं रेगुलर दूंगी। अभी आपके पास टाइम है, तो जितनी चीज़ें हैं जीएस की सारी कवर करवा दी जाएंगी और आपका एजुकेशन विषय कंप्लीट क्वेश्चन आपके सारे करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। कुछ लोग तो बिना कहे ही कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग देख के चले जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, ठीक है। अगला है जो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अगला AI शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पेरिस में इसके पहले हुआ था। पेरिस में AI शिखर सम्मेलन के दौरान जो यहाँ के हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, ये फ्रांस के जो है राष्ट्रपति हैं, इनकी सह अध्यक्षता में पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत अगले AI शिखर सम्मेलन की होस्टिंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो अगला AI शिखर सम्मेलन, AI से सवाल आपके बनते हैं, ICT में भी सवाल यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भारत करेगा आपकी जो अगली जो मेजबानी होगी। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले भारतीय की पूछ रहा है, पहले भारतीय, तो ये विराट कोहली हैं, ठीक है। विराट कोहली जी हैं, इन्होंने जो है अपने 4000 रन पूरे किए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। तो इस तरह से ये 4000
अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के छठे बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, तो इसके पहले कौन कौन थे तो यहाँ पर देख लेती। यहाँ पर ये जो है ना विराट कोहली छठे नंबर के हैं, भारत के हैं। और ये जो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने कई बुक से कई तरह के सोर्स लिए हैं, जिसमें आपके यूथ की बुक्स हैं और आपकी घटना चक्र हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की, तो इस तरह से अलग अलग सोर्सेज से ली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इंग्लैंड के खिलाफ ये थे पहले डॉन ब्रैडमैन, फिर एलन बॉर्डर, स्टीव स्मिथ, विवियन रिचर्ड्स, रिकी पॉन्टिंग, और ये हैं अब छठे विराट कोहली भारत के हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत के पहले बल्लेबाज हैं 4000 रन बनाने वाले, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, विराट कोहली का नाम। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था तो ये था अनोरा फिल्म को। ठीक है, इसके बारे में मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है, तो आप लोग रेगुलर देखा करिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था तो ये थे आपके पंकज आडवाणी, और इन्होंने ब्रजेश दमानी को हराया था, तो ये भी पता होना चाहिए कि अगेंस्ट में कौन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, संविधान से है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है तो ये है अनुच्छेद 224A। ठीक है, आपके पॉलिटी से भी संबंधित है और करंट से भी संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं तो ये संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है पूछा जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये है ज्ञानेश कुमार, और ये स्थान लेंगे राजीव कुमार जी का। ठीक है, तो CEC मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको सारे बता दिए, आपने पहली वीडियो अगर पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है तो ये है स्टीव स्मिथ। इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज हैं स्टीव स्मिथ, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनको 2021 में और 15 में ऑस्ट्रेलिया का पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो अभी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2025 की, इसी में इन्होंने घोषणा की है और कि संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्टीव स्मिथ है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ई मार्केट प्लेस GEM का CEO नियुक्त किया गया है, ये है अजय भाटू। ठीक है, ये 99 बैच के IAS अधिकारी हैं अजय भाटू, इनको 3 मार्च 2025 से प्रभावी सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम करना जारी रखेंगे। फिर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पहले भी हमने जिक्र किया है, आगे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है, पूरा देखिएगा वीडियो और लाइक जरूर कर दीजिए। किसे हाल ही में PM मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया है तो ये है शक्तिकांत दास जी, और ये क्या थे, पहले RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं शक्तिकांत दास जी, और अभी इनको मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया है। ये पद पहली बार बनाया गया है, इससे पहले ये पद नहीं था, तो ये पहली बार बनाया गया है। और इनकी जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक रहेगा या कोई अगला आदेश जब तक आता है तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। और इन्होंने 25वें गवर्नर के रूप में कार्य किया है 2018 से 2024 तक। RBI के 25वें गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, ये शॉर्ट नोट्स के रूप में है, यहाँ पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये आपका 19वें नंबर का एक शॉर्ट नोट्स है। इसमें देखिए IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में, है ना, देखिए यहाँ पर एयर क्वालिटी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसमें 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत ग्लोबल लेवल पे बात करें तो 5वें स्थान पे है। ठीक है, उससे पहले क्या है, देखिए भारत क्या है, चाड, कांगो, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद ये इस स्थान पे आता है। तो अभी भारत की रैंकिंग क्या है, 5वें स्थान पर है। और यहाँ पर ये तो इनके
जो है आंकड़े हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में ग्लोबल लेवल पे भारत 5वें स्थान पे। फिर देखिए जो अगला है क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 ये क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया। क्या एक नौसैनिक युद्ध पोत है, गहरे समुद्र में शोध करने वाला पोत है ना, एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है, एक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है। तो सही ऑप्शन चूज करके आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सर्च करिए, चाहे गूगल पे करिए, मत्स्य 6000 नाम से कैसा लग रहा है और इसका आंसर क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।